चैट जीपीटी, जब एक रिलेशनशिप टूटने लगता है तब लोग अपने पार्टनर के गलत बिहेवियर के लिए एक्सक्यूज क्यों बनते हैं? क्या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन होता है? हाँ, इसके पीछे काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं। जब रिलेशनशिप ख़त्म होने लगता है तो लोग अपने पार्टनर के लिए एक्सक्यूज़ेज़ इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी इमेज को प्रोटेक्ट करना होता है और खुद को गिल्ट से बचाना होता है। इसके अलावा लोग अपने इमोशनल अटैचमेंट को तोड़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट फ़ील करते हैं, तो वो सिचुएशन को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का सेल्फ प्रिजर्वेशन का मैकेनिज़्म होता है। मुझे ये बताओ, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या होता है? क्या दिल टूटा हुआ होना सिर्फ एक इमोशन है या साइंस के हिसाब से ये बॉडी को भी इफेक्ट करता है? ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक्चुअली एक रियल मेडिकल कंडीशन होती है। जब हम इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है जो हार्ट मसल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। इससे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी टेम्पररी कम हो सकती है, जिसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसके सिम्टम्स हार्ट अटैक के जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी होता है और यूजुअली कुछ दिनों या वीक्स में ठीक हो जाता है। तो ये सिर्फ एक इमोशनल फीलिंग नहीं, ये साइंटिफिकली भी बॉडी को अफेक्ट करता है। क्या सच में हार्ट ब्रेक का दर्द ड्रग विथड्रॉल जैसा होता है? क्या साइंस इस कंपैरिजन को सपोर्ट करता है? हाँ, बिल्कुल कुछ हद तक साइंस भी इस कंपैरिजन को सपोर्ट करती है। जब हम किसी से इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो उनके साथ जुड़ने से हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। जब रिलेशनशिप खत्म होता है तो इन हार्मोन्स का सडन विथड्रॉल होता है जो कि ड्रग विथड्रॉल जैसा फील हो सकता है। इससे हमारे मूड, एपेटाइट और ओवरऑल वेलबींग पे असर पड़ता है। तो इसलिए ब्रेकअप्स का दर्द काफ़ी इंटेंस और फिजिकली फील होता है जैसे ड्रग विथड्रॉल। जब कोई ब्रेकअप का डिसीजन ले चुका होता है तब इमोशनल प्लेजिंग क्यों फेल हो जाती है? उस वक्त इमोशंस का क्या रोल बचा रहता है? जब किसी ने ब्रेकअप का डिसीजन ले लिया हो तो वो इमोशनली अपनी तरफ से काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। इस सिचुएशन में इमोशनल प्लीडिंग या इमोशनल अपील्स ज़्यादातर फेल हो जाता है क्योंकि सामने वाले के मन में ऑलरेडी एक क्लियर डिसीजन आ चुका होता है, और वो उस दिशा में आगे बढ़ने का मन बनाता है। इस समय इमोशंस का रोल थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो एक तरह से रैशनल डिसीजन पर आ चुका होता है। पर फिर भी इमोशंस एक तरह से क्लोजर पाने के लिए या फिर अपने फैसले को सही ठहराने के लिए काम आते हैं, लेकिन वो प्लीडिंग वाला असर नहीं कर पाते। लव एडिक्टिव क्यों होता है चैटजीपीटी? ऑक्सीटोसिन जैसे हॉर्मोन्स का इसमें क्या रोल होता है? प्यार वाकई में एडिक्टिव लगता है क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ खास हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन। ऑक्सीटोसिन को अक्सर हग हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें रिलैक्स और कनेक्टेड महसूस कराता है। जब हम अपने पार्टनर के करीब होते हैं तो ये हार्मोन हमारे दिमाग को अच्छा महसूस करवाता है, जिससे हमें बार बार उसी फीलिंग की चाह होती है। यही वजह है कि प्यार हमें एडिक्टिव ना लगने लगता है। हम इमोशनली अनअवेलेबल लोगों से इतना अटैच्ड क्यों हो जाते हैं? जब हम समझ चुके हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये काफ़ी दिलचस्प सवाल है। असल में हम अक्सर उन लोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं क्योंकि हमें उनकी तरफ से मिलने वाली कम ध्यान या कम प्यार हमें चैलेंज की तरह लगता है। हम सोचते हैं कि अगर हम उन्हें अपने प्यार से बदल पाएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा महत्व देंगे। साथ ही जब कोई हमें थोड़ा सा भी अटेंशन देता है तो वो हमें बहुत ख़ास महसूस करवाता है और हम उसी कनेक्शन को पकड़े रहते हैं। ये सब हमारे दिमाग की एक तरह की पैटर्न है जिससे निकलना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो निकलने के कुछ मेथड्स? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको खुद को समय देना होगा और अपने इमोशंस को समझना होगा। कुछ तरीके जो मदद कर सकते हैं वो है खुद को व्यस्त रखना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, नई हॉबीज अपनाना और सबसे ज़रूरी अपने आप से प्यार करना और अपनी वैल्यू को समझना। अगर ज़रूरत लगे तो किसी थेरेपिस्ट से बात करना भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया हीलिंग प्रोसेस को और टफ क्यों बना देता है? ये डिजिटल दुनिया किस तरह से इमोशनल रिकवरी को स्लो करती है? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर ये होता है कि हम अपने एक्स की लाइफ को लगातार देखते रहते हैं, जिससे हमें बार बार वो यादें ताज़ा होती रहती हैं। इससे मन को आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी की परफेक्ट दिखने वाली चीज़ें हमें अपने हाल से और भी कमज़ोर महसूस करवा सकती हैं। इस सब का मिला जुला असर इमोशनल रिकवरी को धीमा कर देता है।
कई लोग ब्रेकअप के बाद फिजिकल सिम्टम्स फेस करते हैं, जैसे भूख ना लगना, नींद ना आना। चैट जीपीटी ये सिम्टम्स क्यों होते हैं? ब्रेकअप के बाद ऐसे फिजिकल सिम्टम्स होना काफ़ी सामान्य है क्योंकि इमोशनल पेन का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। ब्रेकअप के बाद इन हार्मोन्स की कमी से हमें भूख ना लगना, नींद ना आना और थकान जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सब शरीर का रिएक्शन होता है। ब्रेकअप 17 से 30 साल के बीच इतने ज़्यादा पेनफुल क्यों फील होते हैं? क्या इस एज का कोई इमोशनल या बायोलॉजिकल रीज़न होता है? हाँ, 17 से 30 साल की उम्र के बीच का समय इमोशनली काफ़ी इंटेंस होता है। इस दौरान हम अपनी आइडेंटिटी और रिलेशनशिप्स को लेकर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बायोलॉजिकल रूप से भी इस उम्र में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स जो इमोशनल रिएक्शंस को और भी तेज़ कर देते हैं। साथ ही इस उम्र में हम लाइफ के बड़े डिसीजंस ले रहे होते हैं, जैसे करियर और फ्यूचर प्लानिंग, जिससे ब्रेकअप का असर और भी गहरा महसूस होता है। जब रिलेशनशिप ख़त्म होता है तब जो खालीपन या एम्प्टीनेस फील होता है, उसका बेस क्या होता है? क्या वो सिर्फ लोनलीनेस है या कुछ और भी? जब कोई रिलेशनशिप खत्म होते हैं तो खालीपन या एम्प्टीनेस की फीलिंग सिर्फ अकेलेपन से नहीं होती बल्कि इससे ज़्यादा गहरी होती है। इसका कारण होता है कि हम उस रिलेशनशिप के थ्रू अपनी आइडेंटिटी, सपोर्ट और खुशी से जुड़े होते हैं। जब वो सब कुछ एकदम से चले जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा सा खालीपन आ गया है। इसके साथ ही अक्सर हमें अपने भविष्य की प्लानिंग, अपनी पहचान और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बदलाव महसूस होता है जो इस खालीपन को और भी गहरा बना देता है। कई लोग ब्रेकअप के बाद दूसरों से कम्प्लीटली अलग हो जाते हैं, इसोलेशन चूज करते हैं। क्या ये हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है या प्रॉब्लम का सिग्नल? ब्रेकअप के बाद कुछ लोग आइसोलेशन चुनते हैं और ये पूरी तरह से उनकी भावना और स्थिति पर निर्भर करता है। कभी कभी ये एक टेम्पररी और हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है, जिससे व्यक्ति अपने इमोशंस को सामने से संभाल पाता है और थोड़ी शांति पा पाता है। लेकिन अगर आइसोलेशन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो ये एक प्रॉब्लम का संकेत भी हो सकता है, जिससे डिप्रेशन या एंग्जाइटी के लक्षण सामने आ सकते हैं। इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है और अगर लगता है कि आइसोलेशन ज़्यादा हो रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। एक्स के साथ फ्रेंड्स बने रहना, क्या यह ब्रेकअप के बाद मेंटली सही डिसीजन है? ये बहुत ही पर्सनल फैसला होता है। कुछ लोग अपने एक्स के साथ फ्रेंड्स रहना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें एक सामान्य सामाजिक सपोर्ट मिलता है, लेकिन कई बार ये इमोशनल रिकवरी को धीमा भी कर सकता है क्योंकि पुराने इमोशंस फिर से जाग सकते हैं। इसलिए ये देखना, या इमोशनल रिकवर को और स्लो करता है? अगर आपको लगता है कि इससे आपको आराम मिल रहा है और आप आगे बढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी इमोशनली अटैच्ड हैं और आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा डिस्टेंस रखना ही बेहतर होता है। अपना ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। हमें पता होता है कि एक्स का प्रोफाइल देखने का दर्द होगा, फिर भी हम स्टेक करते हैं। चैट जीपीटी हम ऐसा क्यों करते हैं? ये असल में इंसानी मन की दिलचस्प खासियत है। जब हम किसी से अटैच होते हैं तो उस इंसान की जानकारी हमें एक तरह का सुकून देती है, भले ही वो दर्द भी दे। साथ ही ये एक तरह की आदत बन जाती है और दिमाग को उस इंसान की जानकारी चाहिए होती है। इमोशंस कभी कभी रीजनिंग पर हावी हो जाते हैं और यही वजह होती है कि हम फिर भी वो स्टेप उठाते हैं। जब कोई हमें छोड़ देता है तब भी हम खुद को ही दोषी क्यों मानते हैं? क्या यह गिल्ट नेचुरल रिएक्शन है या सोशल कंडीशनिंग का रिजल्ट? ये दोनों ही वजहें होती हैं। एक तरफ इंसानी मन में खुद को दोष देना एक नेचुरल रिएक्शन होता है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमारी वजह से कुछ गलत हुआ। साथ ही सोशल कंडीशनिंग भी असर डालती है क्योंकि समाज में अक्सर रिश्तों की जिम्मेदारी दोनों पर होती है और हम इसका असर भी खुद पर महसूस करते हैं, तो ये एक तरह का मिश्रण होता है।